हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। और देखो, हम आज फिर संडे स्पेशल में आपके लिए लेके आए हैं पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसके अंदर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी करंट अफेयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं उन्हें इन डिटेल डिस्कस करते हैं, ताकि हमारा कुछ भी जो है एग्जाम के लिए ना रह जाए। ठीक है, तो हम तो अपना बिड कर रहे हैं, हर हफ्ते आपके लिए रिलीजियसली न्यूज़ ये सब कुछ लेके आ रहे हैं, पर आपने भी अपना बिड करना है। वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले और हम भी जो है और मोटिवेशन से आपके लिए काम करें और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, क्या हुआ है कि अर्जेंटीना ने मना कर दिया है ब्रिक्स की मेंबरशिप को ज्वाइन करने से। बात करते हैं कि ब्रिक्स है क्या। देखो, 2001 के अंदर जिम ओनियल, जो कि गोल्डमैन सैश के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ब्रिक्स की टर्म कॉइन करी थी और उन्होंने कहा था कि ये कुछ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट कर सकती हैं। 2009 के अंदर इनकी पहली जो है हेड ऑफ स्टेट समिट हुई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था, इससे पहले सिर्फ 4 मेंबर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। ये 4 मेंबर्स आपको याद रखने हैं: ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया। अब साउथ अफ्रीका 2010 में आ गया था। और जब 15 समिट हुई वो साउथ अफ्रीका में ही हुई थी, 15 समिट 2013 वाली। तो यहाँ पे डिसाइड करा गया था कि 6 न्यू मेंबर्स को इंडक्ट करा जाएगा। अब ये कौन से 6 न्यू मेंबर थे? जैसे अर्जेंटीना, इथोपिया, UAE, ईरान, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। इन 6 को इंडक्ट करने की बात करी गई थी। इनको 2014 के स्टार्टिंग में इंडक्ट होना था, बट यहाँ पे अर्जेंटीना ने जो है मना कर दिया। अब इनका मना करने का रीज़न ये था कि यहाँ पे लीडरशिप जो है चेंज हुई है, और जो लीडरशिप आई है वो उनका ये मानना है कि जो हमारे आइडियाज़ हैं डेवलपमेंट के या इकोनॉमी को लेके, वो चाइना जैसी कंट्रीज़ के साथ नहीं मिलते हैं। हमारे आइडियाज़ ज़्यादा USA जैसी कंट्रीज़ के साथ इंक्लाइन होते हैं। देयरफॉर उन्होंने फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया है ब्रिक्स को ज्वाइन करने से। नेक्स्ट जो 2014 की समिट है वो रशिया के अंदर होने वाली है। ये था ब्रिक्स के बारे में। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको नेशंस याद करने हैं, कौन से न्यू इंडक्ट होंगे वो याद रखने हैं, कब फॉर्म हुआ। ठीक है, और अर्जेंटीना ने अब इसको रिजेक्ट कर दिया। तो आपसे ऑप्शंस आ जाएंगे कि इन स्टेट्स ने ज्वाइन किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना ज्वाइन नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी मना कर दिया है। नेक्स्ट इज PM मोदी ने 2 अमृत भारत जो ट्रेन हैं, 6 वंदे भारत ट्रेन अयोध्या धाम स्टेशन के अंदर इन्हें फ्लैग ऑफ किया है। अब अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्या है? ये न्यू कैटेगरी ऑफ फास्ट, सुपर फास्ट पैसेंजर ट्रेन है। फास्ट भी नहीं, सुपर फास्ट। ठीक है, और इनके अंदर एक LHB पुश पुल टेक्नोलॉजी है। अब ये क्या है? पुश पुल टेक्नोलॉजी क्या है? देखो, यहाँ क्या है, जैसे ये ट्रेन है तो इसका जो पहला इंजन है और एक पीछे इंजन है, ये जो पहला इंजन है ये ट्रेन को खींचता है, मतलब ये क्या है, ट्रेन को जो है पुल कर रहा है। बट एट द सेम टाइम ये जो पीछे आखिरी इंजन होगा ये इस ट्रेन को पुश करेगा। तो इससे क्या है कि पुल और पुश करने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। दैट इज़ वाई से सुपर फास्ट पैसेंजर ट्रेन बोला जा रहा है। इसका स्लीपर वर्जन भी आएगा, नॉन AC स्लीपर कम अनरिजर्व क्लास के लिए भी, और हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन भी यहाँ पे जो है फ्लैग ऑफ करी गई है। इनका जो पहला रूट है वो दरभंगा टू आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली विया अयोध्या होते हुए जाना है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये पुश पुल टेक्नोलॉजी आई है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, सुपर फास्ट पैसेंजर ट्रेन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज पोएट सुकृता पॉल कुमार विंस रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। तो देखो, ये क्या है, 2018 के अंदर US बेस्ड पब्लिशर पीटर बंडालो ने इसको जो है फाउंड किया था, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज को। और यहाँ पे कैश प्राइज दिया जाता है $5,000 का। ठीक है, एक टैगोर स्टैचू दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो जो 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2023 है वो सुकृता पॉल कुमार को मिला है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोइम्स के लिए। जो टैगोर प्राइज था वो फॉर सोशल अचीवमेंट 23, ये अभिजीत बैनर्जी को जो है इंडिया से मिला था। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स। तो देखो, यूनाइटेड नेशंस जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स जो है डिक्लेयर कर दिया है, ताकि जो कैमलिट्स है उनकी इंपॉर्टेंस को सिग्निफाई किया जाए। इसके अंदर अपालगास, बैक्टीरियन कैमल्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग नाम से इनको जो जाना जाता है, कैमल्स वगैरह जैसे ही ये दिखते हैं, इनके अलग अलग स्पीशीज हैं, तो ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है।
जो कैमेलिड्स हैं वो फूड सिक्योरिटी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो मिल्क, मीट, फाइबर, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ प्रोवाइड करते हैं इन ओवर 90 कंट्रीज, स्पेशली जो इंडिजिनस पीपल हैं या लोकल कम्युनिटीज हैं जो इनको यूज करती हैं। ठीक है, तो साथ ही आपको याद रखना है कि जो 2023 का ईयर था वो इन्होंने किसके लिए डिक्लेयर किया था, मिलेट्स के लिए डिक्लेयर किया था, तो ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनको जो है डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जो है अभी भी रखा गया है, रिमेन किया गया है, अनाउंस किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स सबसे पहले क्या होते हैं, तो DSIBs जो हैं ये बैंक्स होते हैं जिनको टू बिग टू फेल कंसिडर किया जाता है, कि मतलब ये बोला जाता है कि ये बैंक्स इतने बड़े हैं कि अगर ये फेल हो गए तो इकोनॉमी पे बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा, इसीलिए ताकि ये फेल ना हो बहुत ज़्यादा जो मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं। तो कुछ जो बैंक्स हैं वो अपने साइज के कारण, क्रॉस ज्यूरिस्डिक्शनल एक्टिविटीज़ के कारण, कॉम्प्लेक्सिटी के कारण, लैक ऑफ सब्सटीट्यूटेबिलिटी, मतलब इनको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, ऑल्टरनेटिव्स नहीं है इनके, एंड इंटरकनेक्टेडनेस के कारण ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स विच आर यूज्ड, क्या इंडिकेटर्स हैं जो यूज़ करे जाते हैं ये असेस करने के लिए, तो सबसे पहले इनका जो साइज है या तो वो 2% या 2% से ज़्यादा है GDP की, बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेडनेस है, इसकी जो सब्सटीट्यूशन है वो इजीली नहीं मिलेंगे, और कॉम्प्लेक्सिटी है। तो SBI हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, ये डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है। तो डोमेस्टिक मतलब हमारी कंट्री के लिए, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स मतलब हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू बिग टू फेल मतलब ये इतने बड़े बैंक्स बन चुके हैं कि अगर अब ये फेल होते हैं तो हमारी इकोनॉमी के अंदर बवाल आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंडिकेटर्स आपने ज़रूर याद रखने हैं। नेक्स्ट इज PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन, इंडिया जो है सक्सेसफुली उसने लॉन्च कर दी है सैटेलाइट, जो कि जाके ब्लैक होल्स को स्टडी करेगी और न्यूरॉन स्टार्स को स्टडी करेगी। इसके बारे में हमने अपने पिछले वीकली करंट अफेयर्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है, तो फटाफट से इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो इसरो का जो एक्सपोसैट है वो दुनिया का सेकेंड पोलैरीमीटर मिशन है। नासा का इससे पहले XP था, जिसे इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर मिशन जो है बोला जाता है। तो ये नासा का मिशन था, और अब ये इंडिया का मिशन है जो पूरे वर्ल्ड का सेकंड ऐसा मिशन है। जो एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट थी वो इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड पोलैरीमीटर सैटेलाइट मिशन पे गई है, जो कि स्टडी करने वाली है वेरियस डायनामिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, तो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर देखो, एक्सट्रीम कंडीशंस क्या है कि या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड या बहुत ज़्यादा हीट जहाँ पे होगी, तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम में जो कंडीशंस हैं उनको वो स्टडी करने वाली हैं। 2 पेलोड्स इसके साथ जा रहे हैं जिनका नाम पॉलिक्स एंड एक्सपेक्ट है, और ये जो है स्टडी करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज को, जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर्स एंड सुपरनोवा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज अंगोला टू लीव ओपेक ओवर डिसएग्रीमेंट ऑन ऑयल प्रोडक्शन कोटास। अब ये वीडियो के अंदर आप तो कहोगे कि बहुत सारी कंट्रीज बहुत सारी चीज़ें छोड़ ही रही हैं, है ना। अर्जेंटीना ने छोड़ दिया ब्रिक को, और अब अंगोला बोल रही है कि उन्होंने ओपेक को छोड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले हम जानते हैं ओपेक है क्या। ओपेक एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कुछ कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो मिलके उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो पूरे वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। अब ये लोग क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर 12 मेंबर्स हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नाउ लेफ्ट विद 12 मेंबर्स। अब ये 12 मेंबर्स क्या है, वो आपस में डिसाइड कर लेंगे, एक कोटा डिसाइड करते हैं, आपस में एक कोटा डिसाइड कर लेंगे। अब इस कोटा के अंदर वो क्या डिसाइड करेंगे, वो ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंट्री कितनी प्रोडक्शन करेगी। इससे क्या होगा, ताकि ऑयल के प्राइजेस को रेगुलेट करके रखा जा सके, क्योंकि अगर देखो बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाएगा तब भी इन कंट्रीज को नुकसान होगा, क्योंकि फिर क्या है, इनको सस्ते में वही ऑयल बेचना पड़ेगा। तो एक तरह से ये अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए, एक प्राइस को रेगुलेट करने के लिए ये ऐसे कोटास फिक्स कर देते हैं कि हर कंट्री कितना जो है प्रोडक्शन करेगी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में था। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बगदाद के अंदर क्रिएट करी गई थी। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 के अंदर, जहाँ पे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला ने मिलकर इसे क्रिएट किया था। अर्लियर देखो, अगर हम देखें, इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर ने भी ओपेक को छोड़ दिया है, और अब अंगोला भी इसे छोड़ रही है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आपको याद रखना है। इनफैक्ट जैसे अगर आप देखो कि रशिया, हमने बात करी थी कि कैसे रशिया इंडिया को बहुत ज़्यादा ऑयल जो है
सप्लाई करता है, बट रशिया भी इसका मेंबर नहीं है। तो आपको याद रखना कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं वो इसका मेंबर होंगी, ठीक है। बस कुछ ने अपना कार्टेल बना रखा है, कुछ इसका जो पार्ट है, तो आपको वो याद रखना है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर एक को इसका मेंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने देख लिया इन लोगों ने छोड़ भी दिया है, इनफैक्ट रशिया भी इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट इज साहित्य अकादमी अवार्ड 2023। जो नॉवलिस्ट थे नीलम सरान गौर, उनकी रिकायम इन रागा जानकी को इंग्लिश के अंदर जो है ये जीत गई है। ये जो अवार्ड्स है ये सबसे पहले 1954 में स्टार्ट हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे 1 लाख का जो कैश प्राइज है वो दिया जाता है। ये जो अवार्ड्स हैं वो 24 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। जो 22 है वो 8 स्केड्यूल के अंदर हमारे जो मेंशन है, और उसके साथ ही इंग्लिश और राजस्थानी में ये दिया जाता है, ठीक है। तो जो ये साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश में है वो इस बार नीलम सरान गौर को मिला है। उनकी नॉवल है रकेम इन रागा जानकी। एंड जो हिंदी के अंदर अगर हम अवार्ड देखें तो ये संजीव को मिला है, जिनकी नॉवल है मुझे पहचानो, ठीक है। तो ये आपको जो है याद रखना है, ये क्वेश्चन स्टेट एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। आपको याद रखना है ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। 22 हमारे 8 स्केड्यूल के अंदर ही है, उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी, ठीक है। नेक्स्ट इज नासा ने मिशन लॉन्च किया है इंटरसेप्ट करने के लिए एस्ट्रॉयड, जिसको गॉड ऑफ क्योस बोला जाता है, एज इट नियर्स अर्थ ऑर्बिट। तो आपको पता होगा कि पहले भी एक जो है एस्ट्रॉयड बेनू था, जिसका बहुत ज्यादा ऐसे डर था कि शायद ये इंडिया कह रही हूँ, शायद ये अर्थ को जो है टकरा सकता है। तो वैसे ही अब 2004 के अंदर एक और एस्ट्रॉयड जिसको एपोफिस बोला जाता है या गॉड ऑफ क्योस, ये इसे डिस्कवर किया गया था और ये बोला गया था कि अर्थ की ऑर्बिट के पास से निकलेगा, ठीक है। और हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पे जो खतरा है हमें दे 2029 के आसपास। आफ्टर अ 7 ईयर मिशन, जो कि अभी हमने नहीं, नासा ने भेजा था बेनू एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए, ठीक है, जिसका नाम ओसिरिस था, वो ही रीडिप्लॉय किया जा रहा है अब अनदर मिशन के लिए। पहले यही ओसिरिस जो है बेनू को स्टडी करके आया था सितंबर 2023 में, अब इसे ही वापस भेज रहे हैं अनदर मिशन के लिए। ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसका जो नाम है, अब इसे ओसिरिस रेक्स की जगह ओसिरिस एपेक्स बोला जाएगा, ठीक है। और इसके एक्रोनिम क्या है? ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी, एपोफिस, एक्सप्लोरर। तो ये आपको याद रखना है। जो ओसिरिस एपेक्स है वो डिसेंड करेगा टू विदिन 16 फीट इस एस्ट्रॉयड के अंदर, और फिर अपने थर्स्टर को यूज करके इसके अंदर से कुछ रॉक्स और डस्ट वगैरह लेके आएगा वापस, और जिसकी वजह से जो हमारे साइंटिस्ट हैं इसको स्टडी कर पाएंगे और देख पाएंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंटर्स फटाफट से देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो अयोध्या एयरपोर्ट है अब से उसे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम के नाम से बुलाया जाएगा। फिर सेंटर ने जो है अरविंद पानाग्रिया को चेयरमैन अपॉइंट किया है 16th फाइनेंस कमीशन का। तो हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में पहले भी पढ़ा था। तो फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के बाद अपॉइंट करी जाती है। तो फिर से जो अपॉइंट हुआ है 16th हमारी जो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुई है, उनके जो चेयरमैन है वो अरविंद पानाग्रिया है। नेक्स्ट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF ने जो पहली विमेन चीफ नीना सिंह को अपना डायरेक्टर जनरल जो है अपॉइंट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये विमेन एम्पावरमेंट से भी रिलेटेड हो गया। तो जो फर्स्ट विमेन चीफ है वो बनी है CISF की नीना सिंह, ठीक है। नेक्स्ट इज हरिवल्लभ संगीत मेला किक्स ऑफ ऑन देवी तलब प्रेमिसेस इन जलंधर पंजाब, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हरिवल्लभ संगीत मेला जो है ये देवी तलब में लगता है जलंधर पंजाब के अंदर। नेक्स्ट इज प्रोफेसर BR कंबोज को ऑनर किया गया है MS स्वामीनाथन अवार्ड के साथ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की है एज अ साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्रोफेसर BR कंबोज है जिन्हें जो है MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए एग्रोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट इज इंडिया UAE जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन कमेंस करी है राजस्थान के अंदर। तो ये इंडिया UAE की जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे डेजर्ट साइक्लोन भी बोला जाता है। LP हेमानाथ K श्रीनिवासुलु रिसीव मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड फ्रॉम होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज रणधीर जायसवाल assumes चार्ज एज न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो न्यू स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रणधीर जायसवाल को जो है चार्ज दे दिया गया है। तो ये थी हमारी आज की संडे स्पेशल। इसके अंदर हमने सारे पॉइंटर सब कुछ कवर कर दिया है। आप इसे 1-2 बार देखें, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। उसके बाद आपको पता है हमारा मंथली एक पूरा करंट अफेयर्स का MCQ के फॉर्म में हम स्टडी करते हैं, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए ताकि आपकी रिवीजन हो जाए पूरी मंथ की।
आपको इस वीडियो का पूरा PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे कमेंट्स में भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को और सपोर्ट करें ताकि हम और भी ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लेके आए। थैंक यू।